बाबा की प्राइवेट आर्मी का धोखा आपने देखा। अब बाबा की 10 करतूत से पर्दा उठाएंगे। इसके 2 मकसद हैं। पहला, सरकार को यह बताना कि वो जिस बाबा के गिरेबान तक हाथ नहीं डाल रही है वो कोई दूध का धुला नहीं है, उसके दामन पर 121 मौतों के दाग हैं। और दूसरा मकसद, जांच आयोग या फिर जांच एजेंसी को ऐसे सबूत मिल सकें जो बाबा को कानून के कटघरे में खड़ा कर सकें। यह सारी करतूत पब्लिक डोमेन में है, सरकार के लोग ही बता रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। इसीलिए मैंने इन सबूतों को इकट्ठा करके सबके सामने रख दिया है। बाबा की पहली करतूत देखी। सेवादार थे जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अपनी टीम भी है जो सेवादारों के रूप में अपनी सारी व्यवस्था देखती है। और लोगों का तो यह भी है कि जो अंदर के कार्यक्रम होते हैं उसमें शायद पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, बाहर से आप करिए, वैसे इस तरह की रहती हैं। कार्यक्रम बड़े बड़े इनके होते रहते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ इनके कार्यक्रम में रहती है। अब बाबा की करतूत नंबर 2। बाबा लैंड ग्रैबर है। वो धर्म के नाम पर जमीन पर कब्जा कर लेता है। ऐसे आरोप कई दागी बाबाओं पर लग चुके हैं। अलवर जिले के खड़ेली गांव में भोले बाबा का आश्रम है। 15 साल पहले बाबा ने खड़ेली आश्रम के लिए 2 बीघा जमीन खरीदी। यह जमीन अमरचंद नाम के शख्स से खरीदी गई थी। बाबा ने जैसे ही आश्रम बनाया अगल बगल की जमीन पर कब्जा कर लिया। यह दावा अमरचंद ने खुद किया है और केवल अकेला अमरचंद नहीं, खड़ेली के और कई बाशिंदे भी यह आरोप लगाते हैं। खेरली में भोले बाबा के आश्रम का ये बाहरी हिस्सा और जमीन बेचने वाले अमरचंद जाटव का कहना है कि ये जो बाउंड्री है इसके पीछे की जमीन उनके परिवार ने बेची थी। अमरचंद जी, ये जमीन जो है ये कितनी जमीन है? ये 3 बिस्वा है करीब। 3 बिस्वा मतलब 500 गज के करीब। हाँ, है ना? तो ये नहीं बेची आपने? ये नहीं बेची। तो ये क्या है, कब से कब्जा है? अगर ये तो शुरू में इनने कब्जा कर लिया, जो के पारेंगे कूटेंगे बाकी तो ये तो ये हमारी है। ये बात पीछे कोई पापान की मेहनत नहीं बेची। तो ये तो सड़क की जमीन है। हाँ, सड़क की जमीन। हाँ, ये जमीन देने के बाद ये आश्रम कब बनना शुरू हुआ? बेची कब थी आपने? ये बेची शायद 2007 के बाद। 7 हाँ के बाद फिर आश्रम बनने लगा। हाँ। तो अब कोई डिस्प्यूट है क्या इस जमीन में? आगे की जमीन है जो मेरी को कब्जे पे। कहाँ तक है आपने जो जमीन? बाउंड्री से आगे आगे की मेरी बाकी की जमीन है जो अवैध कायदा कर रखा है इनने। ये आप कह रहे हैं कि ये गेट और दीवार जो है इससे आगे की जमीन है। हाँ, यहाँ तक बेची पापा जो करे, मैंने ये आगे से जमीन कब्जा की। ये आगे किसकी? जमीन बेची बाड़वा की मेरी है अपनी। ये नहीं बेची। ये नहीं। तो ये इन्होंने कब्जा कर लिया। बाबा पर सिर्फ जमीन कब्जे के ही आरोप नहीं है। भोले बाबा का आश्रम बिजली भी चोरी करता है। खड़ेली आश्रम में बाबा ने स्पेशल रूम बना रखे हैं जो एसी और दूसरी सुविधाओं से लैस है। दावा है कि बाबा खड़ेली आश्रम के लिए बिजली चोरी करता है। आरोप लगे तो बिजली विभाग ने बिजली काट दी, फिर भी बाबा की बिजली चोरी की लत छूटी नहीं। आश्रम के लिए कैसे बिजली चोरी होती है, इसकी पूरी कहानी उसी लाइनमैन से ऑन कैमरा सुनिए आप, जिसने आश्रम में बाबा की बिजली चोरी पकड़ी। ऑलरेडी कनेक्शन हुआ है और आश्रम का लोड काफी सारा है तो डग्गा भी लगा लेते हैं अवैध रूप से। ये आपने लगाया है? नहीं, मैं नहीं लगाता। कितनी चोरी होती होगी इससे बिजली? बिजली चोरी होती है और इस चीज का तो इनको पता है कितना लोड। आप बिजली विभाग से हो? हाँ जी। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया यहाँ? ध्यान दिया है, कई बार गाड़ी आई है, कई बार हाँ 20,000 भी फिर लगा दिया? लगा। पिछली बार काफी बिल आता था 15 से 20,000 रुपये हर मंथ। अब इतना नहीं आता, अब 1,000, 800, 700 इतना। ये बिजली चोरी होगी तो कहाँ से आएगा? तभी तो नहीं आता है। तो अब आप इसको कब कटवाओगे? अब इसको जैसे हमारे कहने से तो हटाते नहीं, हम उच्च अधिकारी को ही इन्फॉर्म कर सकते। ये शिकायत करोगे आप? शिकायत कई बार कर दी, लिखित में भी दे दी। नहीं, वो अधिकारी आते हैं और अधिकारी भी ध्यान नहीं देते हैं। जो कहाँ बैठे हैं अधिकारी? खेलने में बैठते हैं। तो वीरेंद्र बता रहे हैं कि इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो पतला तार है, एक तो मोटा तार है जो मीटर से लीगल कनेक्शन है, इसके अलावा एक पतला तार जो काले रंग का, जिसका एक हिस्सा ऊपर लकड़ी पे बंधा है और नीचे की तरफ ये इलीगल वायर है, जिसको कहा जाता है कि इस तरीके से डालकर और सीधे जो पोल है उससे जो बिजली जाती है उसको यहाँ पर चुराया जाता है। तो कुल मिलाकर अतिक्रमण भी है, बिजली चोरी भी है और ये सब कुछ चल रहा है भोले बाबा के आश्रम में। अब सुनिए बाबा की चौथी करतूत। बाबा के सुरक्षा दस्ते में एक सेंसर बोर्ड है जो बाबा के वीडियो बनाने से रोकता है।
बाबा की सभा में वीडियो बनाने पर मनाही है। वीडियो बनाते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। बाबा को वीडियो से डर क्यों लगता है? वो क्या छिपाना चाहता है? ये बात पुलिस को अपने जांच के दायरे में जरूर लानी चाहिए। यहीं पर इसी जगह से बाबा ने बतौर खुद को आध्यात्मिक गुरु घोषित करके अपने भक्तों की फौज यहां से फैलाना शुरू किया और धाम भी बना, उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट भी बना। और आप देखिए ये एक यहां से लेकर के और उस छोर तक एक लंबा पूरा एरिया है जो कि बाबा ने आश्रम के तौर पर इस्तेमाल करता है यहाँ पर, और दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे अहम है वो हमने ध्यान दिया कि सब कुछ पूरा कंट्रोल यहाँ बाबा का खुद का कंट्रोल है। कुछ ही दूर आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हमको चौकी दिखाई पड़ती है। ये जो चौकी है यहाँ पर बाबा के इस चौकी पर जो सेवादार हैं वही यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, वही यहाँ पर सारी व्यवस्था करते हैं। सारा जिम्मा उनका ही है। सामने की ओर ये जो मेन बड़ा सा गेट लगा हुआ ये एक द्वार बना हुआ है। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं ये द्वार बाबा के आश्रम की सीमा रेखा की शुरुआत है। और यहाँ भी बाबा का कानून चलता है। कानून इस तरह चलता है कि कोई वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता। देखिए फोटो खींचना, वीडियो बनाना और यहाँ तक कि वीडियो कॉल करना भी मना है। ये बाबा का जिसे कह सकते हैं कि जो रहस्य लोक है उसका एक यहाँ पर परिचय यहाँ से स्थापित होता है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कल हाथरस जाएगा न्यायिक आयोग। लखनऊ के विकास भवन में आयोग को मिला कार्यकाल और इस कार्यालय में हाथरस में ही बनेगा एक कैंप कार्यालय। रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच करेगा न्यायिक आयोग। और इस आयोग ने यह फैसला किया है आज की पहली मीटिंग के बाद कि कल हाथरस जाएंगे और उनकी जांच शुरू हो जाएगी। बाबा की अब हम आपको दिखा रहे थे करतूतें, उसमें पांचवी करतूत का जिक्र करते हैं। यूपी सरकार के एक मंत्री बता रहे हैं बाबा गरीब और बेचारे लोगों को अपने जाल में फंसाता है, उनके दम पर तानाशाही करता है, वो सबसे बात करता है लेकिन उससे कोई बात नहीं कर सकता। ये मुझे लगता है कहीं कर्मचारी थे अपनी नौकरी से हट गए या हटा दिए गए, उसके बाद तब से ये अपने को एक पहुँचे हुए संत के रूप में, परमात्मा से साक्षात किए हुए संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ख़ासकर जो दबा कुचला शोषित गांव का व्यक्ति है वो इनसे प्रभावित है और अपने कार्यक्रम बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। कि अपने एक टीम भी है जो सेवादारों के रूप में अपनी सारी व्यवस्था देखती है। और लोगों का तो यह भी है कि जो अंदर के कार्यक्रम होते हैं उसमें शायद पुलिस को भी एंट्री नहीं होने देते, बाहर से आप करिए, वैसे इस तरह की रहती हैं। कार्यक्रम बड़े बड़े इनके होते रहते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ इनके कार्यक्रम में रहती है। बाबा की छठी करतूत बाबा के चरणों की धूल और चमत्कारी प्रसाद है। हाथरस में 121 लोगों की मौत चरणों की धूल बटोरने के चक्कर में ही हुई। इसके अलावा बाबा के आश्रम के प्रसाद के बारे में भी चमत्कार का झूठ फैलाया जाता है। भोले बाबा के आश्रम में एक अमृत प्रसाद दिया जाता है, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसे अमृत प्रसाद बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे बनाते हैं इसको? अरे इसमें कई जड़ी बूटियाँ बड़ी हुई हैं। अच्छा। हाँ, इसे पीने से स्वस्थ रहते हैं परमात्मा की रहमत। ये अमृत पेय बोलते हैं इसको? जी जी जी, अमृत पेय। हाँ नहीं, अमृत प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें नींब गिलो, इसको बोलते हैं, देखो गिलो, अदरक, नींबू और काली मिर्च, चाय की पत्ती, लौंगे, सफ़ेद इलायची और तुलसी के पत्ते और तेजपात के पत्ते और पीपल, ये 12 चीजें पड़ती हैं। आश्रम में जो आता है सबको मिलता है ये? जी जी। दोनों टाइम मिलता है? सबको नहीं मिलता है, जो रहते हैं महापुरुष उनके लिए ही बनाते हैं। थोड़ा रहते हैं उनको आप लोग महापुरुष कहते हैं? हाँ जी, महापुरुष रहते हैं महापुरुष। हाँ जी जी। बाबा को क्या मानते हैं? भगवान? वो परमात्मा है। बाबा परमात्मा और जो रहते हैं वो महापुरुष। जी जी। और ये है अमृत प्रसाद? अमृत प्रसाद। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम काफी समय से रह रहे हैं। रह रहे हैं। ये बताइए कि आपकी तो बाबा में आस्था होगी ना, आप उनको भगवान मानते हैं? बिल्कुल सब भगवान है। ये
सवाल उठ रहा है कि बाबा सामने नहीं आ रहे हैं 100 लोगों की 16 लोगों की मौत ये तो हुई है। कैसे कह दें, अब देख सकते हैं कहाँ पे हैं परमात्मा। भगवान की लीला थी जो मौत हुई है। लीला तो परमात्मा की हर समय चलती रहती है। ये भी लीला थी। बिल्कुल, लीला हर समय चलती रहती है। बाबा के कासगंज में बहादुर नगर आश्रम के बारे में दावा यह भी किया जाता है कि वहां चमत्कार करने वाला पानी निकलता है। यह बाबा की 7वीं करतूत है। अंधविश्वास फैलाना गैर कानूनी है। इसी आरोप में बाबा एक बार जेल की हवा भी खा चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ की जो है ये करिश्माई नल बताया जाता है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे। भक्तों का विश्वास है कि इस नल से निकलने वाला पानी जो है वो इनके लिए पूरा जीवनदायिनी जल है। इनकी बहुत सारी बीमारियां सही होती हैं और भूत प्रेत की व्याधा जो है वो भी सही होती है। ऐसा यहाँ के भक्तों का मानना है, यहाँ के सेवादारों का, यहाँ के अनुयायियों का। इसकी विशेषता यही है, जो यहाँ आता है ये पानी पीता है वो सही हो जाता है। सही हो जाता है। हाँ। क्या क्या बीमारियां सही होती हैं, क्या फायदे होते हैं? जी जी आप बताइए। अपनी अपनी बीमारियाँ हैं, जिसको जो बीमारी है आस्था लेके आता है वो ठीक होता है। अच्छा, आपको क्या बीमारी थी, क्या कुछ फायदा हुआ? देखो मुझे स्टोन थे, मैंने काफ़ी दवाई ली, फतेहगढ़ फरकाबाद हर जगह दिखाया लेकिन नहीं निकले। यहाँ का पानी पिया मैंने, मेरे स्टोन बाहर हो गए। और मेरी मम्मी काफ़ी बीमार रहती थी, उनकी भी बहुत दवाई चली लेकिन मेरी मम्मी अब सही हैं। साहब मैंने आज तक दवाई नहीं ली है 15-16 साल से। ठीक है, अपने नल का पानी पीते हैं और ऐसे ही नहा जाते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। बढ़िया है, जो आस्था लेके परमात्मा का नाम लेके पीता है कष्ट दूर हो जाते हैं। अंधे कोढ़ी सब सही होते हैं, यहाँ से नहा लेते हैं तो अंधे कोढ़ी सब सही हो जाते हैं। हाँ। जो लोग पीते हैं वो उनको लाभ होता है, वो तो वही जानते हैं। हम तो पानी समझ के पीते हैं और जो लोग जिनके जल के पास श्रद्धा है उनकी बीमारी समाप्त होती है, वही जानते हैं। बाबा की 8वीं करतूत है ब्रह्म शस्त्र सेना। इसका हर मोहरा खुद को महापुरुष कहता है और भोले बाबा को परमात्मा। ये लोग बाबा के सेवादार हैं, बाबा के सेवादार। और ये इनकी जो वेशभूषा है वो सब एक विशेष वेशभूषा में हैं, बाबा के सेवादार। और यहाँ पर देखिए लिखा है साकार विश्वहरि, ये बाबा का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर बाबा के सेवादार। आप लोग इसी ड्रेस में रहते हैं हमेशा? इसी ड्रेस में रहते हैं। इसी ड्रेस में इसी में रहते हैं। कब से आप यहाँ पर हैं? यहाँ पर हम सन 2017 से हैं। बाबा के निवास स्थान पे तब से आप तैनात हैं? यहीं पर तैनात है। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश है। दिनेश है। तो ये ड्रेस किसने दिया है? बाबा ने ही? ये परमात्मा की सहयोग से मिला। आप भी परमात्मा कहते हैं? जी। कितने सेवादार हैं बाबा के कुल यहाँ पर? सेवादार यहाँ पर होंगे कभी 30-40 सेवादार। आप लोगों की ड्यूटी क्या रहती है? हमारी ड्यूटी यहीं पर रहती है बस। बाबा का जो निवास है। कितने बजे सुबह उठ जाते हैं आप लोग? सुबह हम उठते हैं 4 बजे। और कब तक ड्यूटी रहती है फिर? 4 घंटे की रहती है। 4 घंटे की, फिर चेंज होती रहती है? 8 बजे से 12 बजे तक। आपको ट्रेनिंग वेनिंग दी गई है यहाँ? ये सब जो आप पहने हैं, क्या क्या ट्रेनिंग दी गई है? बताते हैं, मान लो वे लोग कोई आए तो पे सुरक्षिता से देखभाल रखना और वो करना। जो आता है उससे पूछताछ करते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। वैसे कोई आता नहीं है, वैसा आदमी कोई नहीं आता, सब परमात्मा ही वही आते हैं। बाबा कब आते हैं जिनको आप परमात्मा कहते हैं? वो कब आते हैं यहाँ पर? वो यहाँ अभी कभी नहीं आए। काफी टाइम हो गया, कभी नहीं आए। काफी टाइम हो गया ही नहीं है। और आप लोग यहाँ ड्यूटी करते रहते हैं? हाँ। क्या मिलती है आपको? कुछ तनख्वाह वंख्वाह मिलती है? नहीं, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा कर्म किया जाता है नारायण सागर परमात्मा की। कोई तनख्वाह नहीं मिलती है? नहीं, हम स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते हैं। बाबा की 9वीं करतूत है बाबा का पर्ची सिस्टम। पर्ची सिस्टम चलता है, पर्ची से नाम लिख के देते हैं जिससे बात करनी होती है। कैसे? हाँ, पर्ची लिखती है। तो ये कौन तय करता है कि ये आदमी बात करेगा? इन्होंने पर्ची दी, भैया लो ये बात ले जाओ, अपने प्रवचन बताऊंगा, बस ये देते हैं। भजन करूंगा, क्या करूंगा, और कोई बात नहीं करती। आप कितने कार्यक्रम इनके अब तक सेवादार के तौर पर अटेंड कर चुके हैं? हाँ, 5-6 साल तो यही रहूँ मैं। अच्छा, इनको फॉलो करने वालों में ज्यादा महिलाएं क्यों होती हैं? महिलाएं नहीं मानती आदमी की बात। महिलाएं आदमी की बात नहीं मानती। आदमी कह रहा है कि मत जाए, ले बहन नहीं मानती है। अब बाबा की 10वीं करतूत। बाबा बिजनेस मैनेजमेंट में भी गुरु है। धंधा चमकाने का टेंडर सेवादारों को दिया है और दावा है कि सेवादार बाबा के नाम पर मिट्टी को भी सोना बनाकर बेच देते हैं। जितेंद्र बता रहे हैं कि ये पोस्टर्स इस तरीके के बाबा के आश्रम में खरीदे जाते थे। उनके आदमी बेचते थे। बेचते थे। आप लोगों ने खरीदा भी? हमने खरीदा भी था। एक आदमी 4-4, 5-5 खरीदता था। लॉकेट 10-20 पीस खरीदता था। तो ये लोग जो है वहीं पे उनके आदमी जो है, और कोई नहीं बेच सकता, इनको अलाउ नहीं था। लॉकेट की क्या कीमत थी, पोस्टर की क्या कीमत थी और
पेन की क्या कीमत? एक लॉकेट की 20 रुपये थी और जो पेन था उसकी 50 रुपये थी। और इतना बड़ा एक मंदिर था वो 350 रुपये का था। और ये पोस्टर 100 रुपये का है। और क्या क्या बिकता था वहाँ पे? जो भी और भी सामान वगैरह बिकते थे, तस्वीर पोस्टर, ज़्यादातर यही बिकते थे। अपनी दुकान, अपना सामान, अपना ही धंधा। बाबा की करतूत देख लिया आपने। अब सरकार पर अपडेट देता हूं। हाथरस केस में बनी एसआईटी ने जांच रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट की कुछ अहम जानकारियां पटियाल को भी पता चली हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, इसके कुछ बड़े पॉइंट्स आपको बताता हूं। रिपोर्ट का पहला पॉइंट है, हाथरस केस में राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा किया गया है। सीएम योगी ने पहले ही दिन भगदड़ को राजनीतिक साजिश बताया था। दूसरा पॉइंट, भगदड़ में हाथरस के कुछ लोकल लीडर्स की भूमिका भी पाई गई है। 50 नेताओं पर एसआईटी की नजर है। तीसरा पॉइंट, मिस मैनेजमेंट में आयोजकों और सेवादारों की भूमिका पाई गई है। चौथा पॉइंट क्या है, हाथरस भगदड़ केस में एसआईटी ने 100 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। पांचवा पॉइंट, भोले बाबा के सत्संग में तैनात पुलिस वालों और कुछ अफसरों के रोल पर भी सवाल उठाए गए हैं। एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि गिरफ्तार किए गए 6 सेवादारों से पूछताछ की गई है और उन्होंने कई राज इस पूछताछ में खोले हैं। आज देर रात तक कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। मैनपुरी और हाथरस के कुछ नेताओं पर शिकंजा कस सकता है। पुलिस और प्रशासन हाथरस केस की मिनट मिनट की जानकारी और उसकी पूरी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। अब पटियाल दुख में भेदभाव की राजनीति का परीक्षण करेगा। इसकी वजह है राहुल गांधी का हाथरस और अलीगढ़ का दौरा। आज पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी उनके घर पर पहुंचे। सबसे पहले वो उन पीड़ितों से मिले जो हाथरस में रहते हैं, उनका हालचाल जाना। इसके बाद राहुल गांधी अलीगढ़ गए। यहां काजल नाम की उस पीड़ित से मिले जिसके पिता और भाई की इस भगदड़ में मौत हो गई थी। राहुल ने पीड़ित परिवारों को यह भरोसा दिलाया है कि वो उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, संसद में हाथरस मुद्दे को उठाएंगे, पीड़ितों को उचित मुआवजा भी दिलवाएंगे। इधर दिल्ली में बीजेपी ने राहुल पर आरोप लगाया कि वो खुद इस दुख में शामिल होकर दुख में भेदभाव की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की सरकारों में ट्रेजेडी होती है तो मुद्दा बनाते हैं राहुल गांधी और अपनी सरकारों की गलतियों पर उनका गला सूख जाता है। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए, कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वो निरंतर भय और भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। हृदय विदारक घटना पे, इस हादसे पर, इस दुर्घटना पर जो राजनीति उन्होंने करने का प्रयास कर रहे हैं वो दुखद राजनीति। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई भी कर रही है और कठोरता के साथ यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप ही के इंडी गठबंधन में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से उनकी मृत्यु हो गई और उसमें अधिकांशतः एससी समुदाय से थे। आपने वहां जाना तो छोड़िए, एक शब्द भी बोला। मैं कहूंगा राजनैतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राजनेताओं को दुख की घड़ी में भेदभाव से बचना चाहिए। गलती अपनी हो या फिर विरोधी की, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आम आदमी के दुख पर राजनीति का कोई मतलब नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।